नमस्कार। पिछले एपिसोड में माहौल क्या है में हमने आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों, तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्रों से बातचीत दिखाई। उनके बीच क्या माहौल है ये दिखाया। देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी 30% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम लोगों की है और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आज मैं बनारस आया हूँ, वाराणसी, और यहाँ के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आया हूँ। वैसे आमतौर पर संस्कृत को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, कोई बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में नहीं रहता। हालांकि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सबसे उच्चतम श्रेणी में संस्कृत को रखा गया है और बोलने वाला कंप्यूटर, जिसको टॉकिंग कंप्यूटर कहा जाता है, उसके लिए दुनिया की सारी भाषाओं में संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए माना यह भी जाता है कि जब आने वाले दिनों में टॉकिंग कंप्यूटर बनेगा तो संस्कृत और कंप्यूटर की जानकारी रखने वालों के लिए रोजगार के बेमिसाल अवसर पैदा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हम अपनी संस्कृति पर, संस्कृत पर चाहे जितनी बात करें, हिंदू और हिंदुत्व की कितनी भी बात करें, संस्कृत के अध्ययन पर और उसके विकास पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए था, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने उस तरीके से नहीं किया। कारण ये है कि अब संस्कृत पढ़ने वालों को सिर्फ पूजा पाठ, वैदिक मंत्रोच्चार तक सीमित कर दिया गया। यानी या तो वो किसी मंदिर के पुजारी हों या बड़े लोगों की पूजा पाठ करते हो, यही उनका भविष्य रहता है। एकमात्र रोजगार उनके लिए, नौकरी उनके लिए अध्यापक की है, जो चाहे सरकारी मिल जाए चाहे प्राइवेट मिल जाए। संस्कृत विश्वविद्यालय में न जाने कितने शोध छात्र हैं और न जाने कितने शास्त्री और आचार्य करने वाले हैं। शास्त्री का मतलब ग्रेजुएशन, आचार्य का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं ये जानता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो सकता है संस्कृत में ना हो, लेकिन मैं समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर तरह की बातों को लेकर माहौल क्या है मैं हाजिर होता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के उन बच्चों की बात करूंगा जो पढ़ाई तो संस्कृत की कर रहे हैं और हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार के दौरान इनके रोजगार की स्थिति क्या रही, इनके पढ़ाई की स्थिति क्या रही। और उत्तर प्रदेश का ये स्टेट विश्वविद्यालय है। देश में कुल 11 या 12 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सबसे पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय दुनिया का अगर कहा जाए तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस का है। उसके छात्रों के साथ मैं हूं और मैं अब इन्हीं से ये जानने की कोशिश करता हूं कि संस्कृत के छात्रों के बीच माहौल क्या है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शोधक छात्र हूं। वर्तमान में सरकार की मंशा जो है कि संस्कृत माध्यमिक जितने भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ये माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो नियुक्तियां हो रही थी और जैसे ही योगी जी की सरकार आई, नियुक्तियों पर इन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा रखा है। आप शुरू ही कर दिए सियासत से। अभी तो हमने ये सब पूछा ही नहीं और दूसरे सपा में है। नहीं, मैंने सपा बसपा से, हमने कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है सर। हमें मतलब है, हमें रोजगार चाहिए। तो हम लोग रिसा के छात्र हैं और यहाँ पर जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, उसमें केवल आचार्य के बेस पर नियुक्तियाँ होती हैं और विगत वर्षों में हुई 2015-16 तक हुई नियुक्तियां, और जैसे ही ये सरकार आई वो नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इन्होंने कहा कि धांधली हो रही, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों से हम लोगों ने जीत चुका है, उसके बावजूद भी माननीय कुलपति महोदय नियुक्ति करने के लिए बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का मूल आधार महाविद्यालय है, या हम लोग TGT PGT या अन्यत्र हम लोग जा सकते हैं, बस यही है। इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं है। या तो हम पूजा पाठ करें, मठ मंदिरों में क्या कहते हैं अपना दायित्व करें या अर्थोपार्जन करें, या अन्यथा हम किसी भी क्या कहते हैं प्राइवेट नौकरी को नहीं अपना सकते। एक बात और है, मैं जब छात्रों के बीच से कार्यक्रम करता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये छात्र केवल सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये प्राइवेट नौकरी में क्यों नहीं जाते, ये दूसरे धंधा रोजगार में क्यों नहीं जाते। मैं आपको बता दूं, मैं किसी दिन उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा का माहौल क्या है ये भी लेकर हाजिर होऊंगा। आपको बता दूं, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को आप अपने ही अकल से बताइए कि कौन सी प्राइवेट या कॉरपोरेट जगत में कौन सी नौकरी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलेगी, कौन सा रोजगार संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी कर सकता है, सिवाय कुंडली बाँचने के, सिवाय ज्योतिष शास्त्र बताने के, सिवाय पूजा पाठ करने के उसके पास कोई विकल्प नहीं है अगर उसे अध्यापन का मौका न मिले। क्यों? यस सर।
हाँ सर, आपने सही कहा। हम लोगों के लिए जो है तो हम लोग टीचिंग में जा सकते हैं, धर्मगुरु में जा सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं, वास्तुकला में जा सकते हैं, कर्मकांड में जा सकते हैं, और भी जा तो कई जगह सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक तरह से हेय दृष्टि से देखा जाता है। संपूर्णानंद से पढ़े हो, अरे अरे हमारी डिग्री को पीछे कर दिया जाता है। अरे वहाँ तो बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। एक दो फर्जीवाड़ा हो गया तो पूरा विश्वविद्यालय बदनाम हो गया। मीडिया में नहीं, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी की इमेज तो एक तरफ है। आप कह सकते हो मैंने गलत कहा कि ये दुनिया की शायद प्राचीनतम संस्कृत विश्वविद्यालय जो चल रहा है अभी, हाँ सर, ये होगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक मुझे पता है। और सर यही सरकार कभी जो है, जब माननीय स्मृति ईरानी जो है शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, तब यही सरकार जो है सो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करती थी। और मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोच करके कि उसी सरकार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या बनेगा, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। विश्वविद्यालय का साहित्य विभाग कभी सबसे बड़ा विभाग माना जाता था। उसमें एक भी अध्यापक नहीं है। साहित्य विभाग शून्य, केवल एक अध्यापक है। पुराने इतिहास विभाग शून्य। मतलब यहाँ भी अध्यापकों का टोटा, महाविद्यालयों में भी अध्यापकों का टोटा। और हमारे योगी जी बड़े प्रसन्न हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हम संविदा पे टीचर रखेंगे। मतलब नियुक्ति नहीं करेंगे, संविदा पे रखेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, पहले संस्कृत के जो टीचर रखे जाते थे माध्यमिक में, वो परमानेंट रखे जाते थे। ये सरकार, शायद योगी सरकार आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं संविदा। ये सही है जी? 15,000 रुपये मानदेय पे। हाँ? वो भी मात्र 11 महीने के लिए। और उसी स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के टीचर परमानेंट रहेंगे जी। और संस्कृत वाला मानदेय पे 15,000। मानदेय 15,000 रुपये। और ये इसी सरकार में हुआ। ये हम लोग इस उत्तर प्रदेश सरकार के सौतेले पुत्र हैं। संस्कृत पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के सौतेले पुत्र हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है और संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को प्रतीत होता है। लेकिन ये सरकार हिंदुत्व की, मंदिर की बात करती है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों के मुंह से ये बात सुनना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ तक नहीं बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार तिवारी। इसलिए कि जो विश्वनाथ मंदिर का लोग कह रहे हैं कायाकल्प हो गया, मॉडर्नाइजेशन, तो विश्वनाथ मंदिर मेरा मॉडल नहीं है। मॉडल है तो ताज में जाइए, मॉडल है तो गोवा जाइए। विश्वनाथ मंदिर मेरा एक आस्था का केंद्र है। वहाँ जाने के बाद एक धार्मिक अट्रैक्शन आदमी के अंदर आता था, एक ज्योति आती थी, वो चीज़ आपने ख़त्म कर दिया। वहाँ पे हमारे उत्तर बनारस में 64 विनायक हैं। वहाँ अक्षय वट था, शिव पंचायत थी, वहाँ विश्वनाथ जी के गुरु थे, सबको आपने हटा दिया। वहाँ तक कि एक गोपाल मंदिर था, जिस दिन मोदी जी उद्घाटन करने आए थे उससे एक दिन पहले रातों रात गोपाल मंदिर का पट उसमें पैक कर दिया गया। मतलब उस मंदिर में अब जाने का रास्ता भी नहीं है। और दुनिया की बात छोड़िए, अन्नपूर्णा नहीं आ गई। हमने अन्नपूर्णा मंदिर के महंत से, यहाँ हमारे अन्नपूर्णा के कई छात्र भी रहते हैं, बगल में हमारे खड़े अन्नपूर्णा के ही पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। अन्नपूर्णा कभी चोरी नहीं गई थी हमारी जानकारी में। मैं आपको बता दूं, अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मूर्ति जो आई है उसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि मैं इस पर स्टोरी कर चुका हूं और इस तरह के मसलों में मैं पूरे तथ्यों के साथ रहता हूं। दरअसल वो जिस म्यूजियम में थी, वहाँ एक इंडियन ओरिजिन की वो वास्तुकला में रिसर्च वगैरह करती हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन की है। वो वहाँ जब गई म्यूज़ियम में, उन्होंने वो मूर्ति देखी और हाथ में वो पात्र देखा, तो उन्होंने वहाँ के म्यूज़ियम वाले लोगों से कहा कि ये अक्षय पात्र की मूर्ति है और ये माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है और ये हिंदुस्तान से लाई गई है। और उन्होंने उसका फिर रिसर्च किया, जिस आदमी ने वहाँ डोनेट किया था उसका पता किया, फिर उन्होंने ये पूरे अपने, एक महिला ने एक रिसर्च करके निकाला कि ये मूर्ति बनारस के घाट से चोरी होकर यहाँ लाई गई है। सुनिए, फिर जिस आदमी ने वो दिया था उसके ओरिजिन तक जब वो गई तो पता ये चला कि जो आदमी यहाँ बनारस में आया था घाटों पर, अब आपने जिक्र छेड़ दिया अन्नपूर्णा का, तो दर्शकों को भी पूरा स्टोरी पता होना चाहिए। तो ये पता चला कि वो आदमी जिस रिक्शे या तांगा से बनारस के घाटों पर गया था, उसे ये मूर्ति कहीं किसी मंदिर में दिखी। तो फिर उस चालक ने रात में जाके वो मूर्ति चोरी की और उस यात्री को दी और वो लेकर के गए। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की तो उन्होंने म्यूजियम में डाल दिया। ये एक महिला का पराक्रम था जिसने उस म्यूजियम में ये साबित कर दिया कि ये बनारस से चोरी की गई है। और उसके बाद उस म्यूजियम ने भारत सरकार को लिखा कि मूर्ति आपकी चोरी। लेकिन सुनिए, मैं बताऊं, अब मजेदार बात क्या है, सुनिए,
इसमें मजेदार बात क्या है कि जो बात आप कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी का जो यहाँ मंदिर है वहाँ से कोई मूर्ति चोरी नहीं हुई थी। इसके अलावा 80 घाट पे भी एक अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, मैं वहाँ भी गया। दोनों मंदिर के प्रबंधकों ने कहा कि पिछले 150 वर्षों में अन्नपूर्णा देवी की कोई कोई मूर्ति यहाँ से चोरी नहीं हुई। माने वो ऐसी मूर्ति आई है जिसका क्लेमेंट, जिस पर कोई दावा कर रहा हो, ऐसा बनारस में कोई नहीं था, लेकिन उसी मूर्ति को इतना घुमा फिरा के वहाँ पहुँचाया गया कि वो अन्नपूर्णा के मंदिर ने कहा कि चलिए ठीक। तो ये बात हो गई। मैं थोड़ा कहने का तथ्य था, आपने कहा कि संस्कृत और हिंदूवादी, वहीं पे एक अन्नपूर्णा मंदिर है जिसका हम लोग रोज रात को ऐसा शास्त्रों में है कि विश्वनाथ जी वहाँ जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, खाते हैं और वहीं सोते हैं। उस अन्नपूर्णा में जाने के लिए मात्र 3 फीट का द्वार खोला गया है, जिसमें 2 आदमी एक साथ नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, अब संस्कृत पे आ जाइए सीधा सीधा। ये हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी शिक्षक लेकर लगभग 500-700 पद खाली हैं, पूरे शिक्षक का पद खाली है। हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। हमारी वार्षिक छात्रवृत्ति जानते हैं कितनी है? 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये। संस्कृत विश्वविद्यालय का 1000 है सर। क्या सर, हमारी वार्षिक छात्रवृत्ति 1000 रुपया है और 100 छात्रों को जो है 1500 रुपया मिलता है। एक साल की स्कॉलरशिप संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को 1000 मिलती है और जो शोध करते हैं वो 1500 मिलती है। हम लोग उसको लेते हैं। एक साल का? हाँ सर, 1 साल का 4 रुपया रोज। जोड़ लीजिए सर, कितना हुआ? मिलता इतना ही है। 1000 रुपये मिलता है शास्त्री वालों को, आचार्य वालों को, और शोध वालों को 1500 रुपया मिलता है। तो हम लोग उसको छोड़ देना ही भला समझते हैं। तो ये स्कॉलरशिप सबको मिलती है? नहीं सर, सबको नहीं मिलती है, उससे कुछ बाध्यताएं हैं। हाँ, वो जैसे हर जगह है वैसे ही बाध्यता है ना। हाँ, लेकिन सर स्कॉलरशिप बहुत कम है और हमारे इसके पूर्व कुलपति जी भी बहुत प्रयास किए कि बढ़ जाए, वर्तमान भी किए कि बढ़ जाए। बल्कि पूर्व कुलपति जी जब छात्रवृत्ति नहीं बढ़ी तो जहाँ तक मुझे जानकारी है किसी प्राइवेट संस्था से मिल करके 1 साल बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाए थे। के विद्यार्थियों का मैं जानना चाहता हूं उनके रोजगार की क्या स्थिति है, उनके पढ़ाई लिखाई। अब आज संस्कृत के रोजगार की आप बात करते हैं। संस्कृत की रोजगार की कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको बांधने की कोशिश की है कि ये हमारे बस में रहे। हम ना पैसा देंगे, हम इन लोगों से काम लें। 15,000 रुपये में आपका क्या खर्चा चल सकता है आज की डेट में? आप एक सरसों का तेल लेने जाते हैं तो 200 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है। आप 15,000 रुपये में एक टीचर रखना है, टीचर क्या पढ़ाएगा? एक कपड़ा नहीं, अच्छा से कपड़ा खरीद के वो अच्छा एक रूम लेना लगे तो नहीं ले सकता है वो। 15,000 में आप क्या गवर्नमेंट पढ़ा लेंगे? बच्चों को पढ़ा लेंगे? वो अलग बिजनेस करे, उससे अच्छा आप मत दीजिए। आप उस पैसे को भी कहीं रख दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल कुछ आम छात्र यहाँ पर थे और कुछ नेता भी हैं। ये छात्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष है। क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन शुक्ल, छात्र संघ अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अध्यक्ष जी बताइए आप, मैं ये जानना चाहता हूँ, चलो यही पूछता हूँ कि इस 5 वर्षों में संस्कृत के विद्यार्थियों के रोजगार, उनकी नौकरी, उनकी नियुक्तियों के बारे में क्या दशा दिशा रही? जब से भाजपा सरकार और योगी सरकार आई है, नौकरी और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एकदम शून्य के बराबर है। आप दूसरे किसी पार्टी के हैं? पार्टी के नहीं, हम तो जो है छात्र संघ जो है, छात्र सबके होते हैं, हर दल के होते हैं, हर पार्टी के होते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसके होते हैं। लेकिन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्यपाल और योगी सरकार नियुक्तियों पे रोक लगा चुके हैं, जो कि हाई कोर्ट जो है, कोर्ट द्वारा नियुक्तियों। वो टीचर की नियुक्तियों की बात आप कर रहे हैं ना? यहाँ टीचर ही नहीं रहेंगे तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन? सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय एकदम पूरा खाली तो है, हर विभाग। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ाएगा? एकदम शून्य स्थिति में है, विद्या भी और जो है अध्यापक भी, नौकरी भी, सब कुछ। तो आप छात्र संघ अध्यक्ष बनने के पीछे आपका क्या कारण था? हमारा तो बहुत सारा कारण था। जो लड़के भटकते थे दर दर, भविष्य में राजनीति का भी और क्या, तो किस पार्टी में दर दर भटकते थे अपना? किस पार्टी में आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेसी नहीं। हाँ, कांग्रेसी भावना विचारधारा से हैं। आज किसी व्यक्ति को पार्टी से मत जोड़िए। इतने बड़े बड़े नेता हैं जो आज कल सपा में है, कल कांग्रेस में है, कल भाजपा। विजन जिसका अच्छा लगता है, विजन जिसका अच्छा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। हम देखिए, भाजपा की सब कुछ अच्छी चीज है, परंतु भ्रष्टाचार, रोजगार और शिक्षा पे वो एकदम फेल हैं। समाज में संस्कृत के विद्यार्थी को एक हेय दृष्टि से देखा जाता है। मैं देखता हूँ, मैं ऐसे ही बताता हूँ, एक बच्चा 9th में पढ़ता है, हमारे घर ही का है,
उससे मैंने पूछा कि दुनिया फ्रेंच ले रही है, तुमने संस्कृत क्यों लिया? तो उसने बोला कि हमारे संस्कृत के टीचर बहुत बुजुर्ग हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं और बहुत सज्जन हैं, तो अगर लोग संस्कृत सब्जेक्ट नहीं लेंगे तो शायद उनकी नौकरी चली जाए। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। ये स्थिति है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ये सोचता है कि संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्य जी धोती कुर्ता पहनते हैं, बहुत सज्जन है, अगर संस्कृत पढ़ने वाले संख्या कम हो गई तो शायद उनकी नौकरी चली जाए। बदले में मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एग्ज़ाम अगला कब है? तो बोला कल है। मैंने कहा क्यों? किसका है? बोला संस्कृत। मैंने कहा तैयार है? उसने बोला तैयार नहीं है सर, बहुत सज्जन है, शाम को फ़ोन करूंगा, वो सारे पेपर बता देंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये स्थिति भी है कि संस्कृत को सही तरीके से जो पढ़ लिख रहे हैं लोग या पढ़ा रहे हैं उनके सामने कितनी दिक्कत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्कूलों में भी देखता हूँ और दूसरी जगहों पर भी देखता हूँ, तो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों को अभी हे दृष्टि से देखा जाता है। एक मिनट, तो आप ऐसे में युवा हैं, आपने ऐसे में कैसे तय किया कि आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए? हमको संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि संस्कृत रोजगार के साथ साथ संस्कार भी देता है, और हमको युवाओं के साथ साथ इस देश के भविष्य को संस्कार भी देना है, इसलिए मैंने संस्कृत भाषा को चुना है। अगर हमको नौकरी नहीं भी मिलता है तो मैं इस देश के युवाओं को, इस जो देश का उज्जवल भविष्य होते हैं युवा, उन लोगों को मैं संस्कार में प्रेषित करूँगा। आप क्या करते हैं? शोध छात्र हैं। मेरे इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है कि रोजगार की, संस्कृत के विद्यार्थियों की, शोध छात्रों की रोजगार की क्या स्थिति है? कैसी वैकेंसीज पीछे आती रहीं 5-10 सालों में? कब आई, कब नहीं आई? नियुक्तियां हुई, नहीं हुई? और आप लोगों का भविष्य आप कहाँ देखते? वही पूजा पाठ शंख बजाना या कुछ और? सर, मैं सबसे पहले पूजा पाठ संघ से शुरू करना चाहता हूँ, थोड़ी राजनीतिक बातें भी करूँगा। अभी हमारे वर्तमान में कुछ विगत दिनों की घटना है, जो है जीतन राम मांझी जी, जो भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार में, उन्होंने तो हमारा जो एक दृष्टि में समाज में जो आवरण बना हुआ है कि अगर संस्कृत पढ़ रहा है तो कर्मकांड ही कराएगा, उन्होंने तो उस कर्मकांड पर भी जो है लात मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा कहता है, हम तो उस मार्ग पे लोगों को लेकर के जाते हैं कि कैसे उसका जीवन उद्धार हो, क्योंकि इस जीवन में कोई उस चीज़ को बताने वाला नहीं है। हमारे वहाँ ऋषि महर्षियों ने, चाहे हम लोगों ने भी उस विद्या को वो इस काशी में आकर के अध्ययन किया, और उसको समाज में क्या व्यापक स्थिति है कि हम तो कहते हैं सर्वजन सुखाय सर्वहिताय, हम उस परिकल्पना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो आज से नहीं, हम जो भाजपा, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबका किसी का दोष नहीं देंगे। दोष इसलिए देंगे इनकी जो विचारधाराएं हैं वो संस्कृत के प्रति जो है असहनीय है। इन्होंने कभी संस्कृत के लिए सोचा नहीं, बस मंच पे जाते हैं तो संस्कृत के 2 लाइनों को बोल देंगे, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय, सर्व सुखाय, इन सब की परिकल्पना करते हैं। अभी वर्तमान में रोजगार की जो बात है, रोजगार की बात है, हमारे संस्कृत विद्यालयों में यूपी में एक माहौल चला, आपके ही कार्यक्रम पे देखता हूँ माहौल क्या है, उसमें चला कि ब्राह्मण जो है भाजपा से रुष्ट हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो एक संत समाज से आते हैं, उनके वहाँ भी एक विद्यालय है, वो भी संस्कृत का विद्यालय है। और सर्वप्रथम जो है, मैं उसी जनपद से आता हूँ जहाँ से योगी जी हैं, और वहाँ पे जो नियुक्ति हुई, नियुक्ति सभी योगियों की हुई। उसके बाद इन्होंने क्या परिस्थिति आई कि उस नियुक्ति को भी बंद कर दिया, वहाँ पे हमारे रोजगार पे पेट मारा। और जब ब्राह्मण नाराज की बात आई तो उन्होंने तुरंत नियुक्ति को बहाल किया, वो भी बहाल किया तो क्या क्या संविदा। एक बात बताइए, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं क्या सारे ब्राह्मण स्टूडेंट हैं? एक भी गैर ब्राह्मण कोई है? हाँ, गैर ब्राह्मण है, एक यादव जी है। अरे यादव जी आइए, यादव जी संस्कृत पढ़ रहे हैं, तब तो बड़ा मामला है। जाति का कोई यहाँ बंधन नहीं, मैं ऐसा नहीं, कोई कुछ भी पढ़ सकता है। अरे भाई, अरे आप सुनिए,
मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम शिक्षक मैंने संस्कृत पढ़ाते देखे और ब्राह्मणों को उर्दू पढ़ाते देखा है। ठीक है, यादव जी हमारे यहाँ वेद पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ वेद विभाग है वहाँ पर अथर्व वेद में हमारे यहाँ यादव जी की नियुक्ति हुई है। जो हमारी सनातन परंपरा चली आई है कि हमारे यहाँ अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है व्यक्ति, तो जब तक उसका जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक उसको लोग भोजन कराने के लिए नहीं मानते हैं। वो परंपरा चलिए उस पर वो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, सुनिए सर, पंडित जी रुको यार। मैंने सर ये कहा, अरे रुको पंडित जी, सनातन परंपरा उसको स्वीकार किया गया। यादव होने के बाद भी हमारे यहाँ नियुक्त है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वही बात मैं इससे परहेज कर रहा था कि संस्कृत विश्वविद्यालय में ये यादव तिवारी मिश्रा दुबे न करूं, लेकिन मैंने तो ऐसे जानना चाहा कि इसमें से गैर ब्राह्मण संस्कृत पढ़ते हैं कि नहीं। तो यादव जी आपका क्या नाम है यार? मेरा नाम पारस यादव है, मैं आचार्य का विद्यार्थी हूँ। ये आपने कैसे तय किया संस्कृत पढ़ेंगे जब दुनिया हिस्ट्री फिलॉसफी बड़ी बेवफा टाइप पढ़ रही? तो अरे नहीं सर, क्योंकि मुझे लगाव है इससे संस्कृत है, और संस्कृत के लिए जितना योगी जी बुरा कर रहे हैं उससे मुझे भी कष्ट है। ठीक है, ये संस्कार विश्वविद्यालय, इसके सब विश्वविद्यालय के लिए पैसा है, इस विश्वविद्यालय के लिए पैसा नहीं है। मेरे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के लिए, विद्यापीठ के लिए पैसा है, आयोजन पैसा आ रहा है, फैकल्टी बना है, इस विश्वविद्यालय के लिए है। हमारे भाइयों के लिए, शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति नहीं है। मैं जब तक रहूँगा तब तक ऋणी रहूँगा। और सरकार जो संस्कृत के बारे में इतना गलत समझ रही है, पलटने वाली है सरकार। मैं जानने और समझने ये आया था कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या है, उनके रोजगार की स्थितियां क्या हैं, वर्तमान सरकार में क्या रहा, कैसा रहा, क्योंकि इस सरकार का हिंदुत्व संस्कृति सभ्यता पर बड़ा जोर है। तो दरअसल जमीन पर क्या हो रहा है, थोड़ा ये भी जाना जाए। पठन पाठन परंपरा हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में संचालित हो रही है, नियमित रूप से चल रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार जो अभी हमारे वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह संस्कृत के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए मैं एक तरह से रिक्वेस्ट भी करूँगा, आदित्यनाथ योगी जी यशस्वी हैं और संत हैं और ऐसी वेशभूषा धारण करके पूरे देश विदेश में जो है ख्याति लब्ध भी हैं, तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि संस्कृत भाषा को लेकर के थोड़ा सा वह जो है ध्यान दें। आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रत्युष त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी बताइए, आपकी अपेक्षाएं योगी जी की सरकार में पूरी हुई एज ए संस्कृत स्टूडेंट? योगी जी की सरकार में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कोई कार्य हुआ नहीं और न संस्कृत के लिए हुआ। अच्छा, बाकी तो काम धाम उनका ठीक रहा? कोई कार्य उनका ठीक नहीं रहा। यदि यूनिवर्सिटी के लिए किसी ने किया, इस संस्कृत के लिए किसी ने किया, तो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने किया और कांग्रेस सरकार ने संस्कृत को दिया, और किसी ने इस संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए नहीं न किया। यही ग्राउंड में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं, इसी ग्राउंड में अपना हेलीपैड बना है योगी मोदी जी, आके उतर के चले जाते हैं और इस विश्वविद्यालय को अवलोकन करने का उनको समय नहीं मिला। इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस विश्वविद्यालय के लिए, और न किसी शिक्षक के लिए इन्होंने किया और न संस्कृत विद्यार्थियों के लिए किया। बात बताओ यार, यहाँ पर कोई कांग्रेस और सपा वालों का सम्मेलन चल रहा था का, जहाँ हम आ गए? 5-6 लोग तो थे। हाँ, किससे हैं आप? कांग्रेस से, सपा के? मैं कांग्रेस और सपा से नहीं हूँ, मैं संस्कृत संरक्षण मंच से हूँ और संस्कृतज्ञों से हूँ और संस्कृत छात्रों से हूँ और संस्कृतज्ञ हूँ और मैं भागवताचार्य हूँ और कथा करता हूँ और मैं संस्कृतज्ञ हूँ और छात्र हूँ इस विश्वविद्यालय का। और हमारे अंदर की ये पीड़ा बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि अभी शिखाएं बंधी हुई हैं, जिस दिन यह खुल जाएंगी वो सत्ता के सत्ताधारी नींव तुम्हारी हिल जाएगी। ये जान लीजिएगा, ये संस्कृतज्ञ, ये भारत भूमि की यूनिवर्सिटी है, ये ऋषि परंपराओं की यूनिवर्सिटी है, मनीषियों की यूनिवर्सिटी है। तुम्हारे किसी की दी हुई हमको बपौती नहीं मिली है। ये संस्कृत ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है और ये तपस्या करके ब्राह्मण किसी से मांगा नहीं है, हाथ नहीं फैलाया है। ब्राह्मण कितना क्षमता रहा कि ब्राह्मण अपना जीवन और जीविकोपार्जन कर लिया। और इसीलिए मैं तो कहता हूं वर्तमान सत्ता से कि अभी भी समय है, अभी भी यदि समझ में आ गया हो तो संस्कृतज्ञों की और संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो आप इस संस्कृत यूनिवर्सिटी का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ आकर के आप हेलीपैड बना करके उतर रहे हैं, तो अभी भी आप इस संस्कृतज्ञों के लिए कुछ न कुछ करिए। हाँ जी, आप बताएं, आपका नाम कहाँ है और कहाँ से आप आए? शैलेश कुमार पाठक, और मैं यहाँ का रिसर्च स्कॉलर हूँ, साहित्य विभाग से हूँ, और मैं यहाँ 2002 से यहाँ मेरा अध्ययन रहा है। और 19 साल?
हाँ, और 200 सालों के 19 साल से पढ़ी रहे? नहीं, बीच में हम सर्विस में थे, फिर अभी पीएचडी चल रही है मेरी। 200 सालों का इस विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास आप देखेंगे, जहाँ से इस क्वींस कॉलेज के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आज वो अभी ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये उन लोगों का है जिनको हम अंग्रेज कहते हैं। और इस विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हुए टीएस ग्रिफिथ, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को उन्नति के मार्ग पे ले गए। वो अंग्रेज थे। जब हमारे यहाँ सरकार योगी जी की बन के आई तो हमारी भारतीय संस्कृति में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की विशेषता, बहुत लोग जो है प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारी भगवा सरकार आ रही है, संस्कृत के लिए कुछ कार्य करेगी। लोगों ने 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है पूर्व सालों को देख करके कि शायद योगी सरकार कुछ कार्य करें। किया क्या उन्होंने? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो था वो भी ले बैठ रहे हैं। आप बताइए 15,000 में किसी व्यक्ति का रोजगार चल सकता है? पूछा जाएगा किसी सामान्य व्यक्ति से तो कह देगा हाँ चल जाएगा, किसी तरह लाग लपेट के। लेकिन अन्यथा की स्थिति में आज भारतीय संस्कृति को लेकर के, वो भी हमारी संस्कृति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्कृति जो है अधर में जा रही है। न इसको, एक तो पहली बात समाज में इसके प्रति भ्रांतियां हैं। लोग सामाजिक दृष्टिया जो प्रथम दृष्टिया जो है कहते हैं कि आप संस्कृत पढ़े हैं, निश्चित रूप से आप कर्मकांड कराते होंगे। लेकिन आज ये बड़ा विक्षोभ के साथ करना पड़ रहा है। कोई भी सरकार हो संस्कृत के लिए इतना तटस्थ नहीं हुई है। हमारा इतिहास जो है आज रो रहा है। मुख्य भवन केंद्र कह रहा है कि कोई सरकारें आए, सरकार आती है तो उलेमा मौलवियों की भर्ती करने लगती है। कोई सरकार देखिए जो माध्यमिक विद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई हैं, कुल मिलाजुला के 1000 भी अध्यापक नहीं होंगे। क्या 1000 अध्यापकों को परमानेंट नियुक्ति देने के लिए आपके पास कोई बजट नहीं है? समय मेरा खत्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में मैंने अपने मुंह से योगी, मोदी, अखिलेश और ममता, माया किसी का नाम नहीं लिया। ना मैं सरकार के बारे में, ना मैं चुनाव के बारे में एक शब्द पूछना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर धर्म को लेकर के सियासत होती है, हिंदू धर्म को लेकर सियासत होती है, धर्म पर सियासत होती है, मंदिर पर सियासत होती है, तो जो आधार है इस धर्म का, जो ग्रंथ, जो भाषा, अगर उसकी ये दुर्दशा रहेगी तो फिर ये सारा कार्य, ये सारी चीजें सब बेमानी होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसी चैनल में खास तौर पर आप संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र या उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में न इसके पहले कभी देखे होंगे, न आगे देख पाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी हम हमेशा न्यूज़ 24 आपकी आवाज़, आपकी जिम्मेदारी, हर वर्ग की बात आपके सामने रखता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो भी और बुरा लगा हो तो भी। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।